प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल शोषण शक्ति, वाटर अवसर्विंग कैपेसिटी। बलुई मृदा में यह शक्ति अधिक पाई जाती है, जबकि चिकनी मृदा में जल सोखने की शक्ति कम पाई जाती है। कारण स्पष्ट है कि बलुई मृदा का विन्यास ढीला तथा बाह्य रिक्त स्थान अधिक होता है। इसी कारण बलुई मृदा में पानी जल्दी जल्दी दिया जाता है, जबकि चिकनी मृदा में काफ़ी समय बाद देना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थी समझिएगा, यहाँ पे मैं दो जगह मिट्टी ले लेता हूँ। जैसे एक मिट्टी है और दूसरा ये है ना। दोनों में होता ये है कि जैसे पहला जो है बलुई है ना, बलुई दोमट है। ये क्या है? बलुई है ना। ये बलुई वाला जो है, इसमें कण कण पाए जाते हैं, मतलब छोटे बड़े आकार के। इसमें रिक्त स्थान जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बात कर ली जाए इसकी, है ना, तो ये है चिकनी। चिकनी है, और चिकनी में रिक्त स्थान जो है बहुत ही कम रहता है, मतलब ना के बराबर, एकदम पूरा भरा भरा रहता है ना। इतना भरा रहता है कि पानी का शोषण या मतलब वो नहीं होता है, मतलब पानी नीचे नहीं जा सकता। और इसका पानी का शोषण शक्ति इस वजह से इसका कम होता है, क्योंकि पूरा ये क्या होता है, पूरी तरह से इसका रिक्त स्थान जो होती है वो बंद होती है। इसमें रिक्त स्थान ना के बराबर होती है। और इसमें क्या होती है कि हम पानी डालते हैं और 12 से 24 घंटे के अंदर में पानी पूरा सूख जाती है। लेकिन ये 12 से 24 घंटा में ना सूखने के बजाय इसे सप्ताह या शायद महीना में देना पड़ता है। बट बलुई में प्रत्येक सप्ताह को या प्रत्येक हफ्ते में या 2 या 3 दिन में पानी देना पड़ता है, क्योंकि ये पानी को बहुत जल्दी सोखता है। बट जो चिकनी मिट्टी है वो पानी को जल्दी सोख नहीं पाता है। तो कारण स्पष्ट समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जल धारण व रोकने की क्षमता, है ना, वाटर होल्डिंग या रिटेंटिव कैपेसिटी। चिकनी मिट्टी में मृदा या शक्ति अधिक होती है, जबकि बलुई मृदा में कम पाई जाती है, क्योंकि चिकनी मृदा के कण छोटे या संघन तथा भारी होती है। अतः भूमि में जल काफ़ी समय तक रुका रहता है, जबकि बलुई मृदा में ऐसी बात नहीं है। प्रिय विद्यार्थी, समझाने की यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि चिकनी मृदा जो है उसमें अधिक शक्ति इसलिए होती है क्योंकि ये अधिक वजन होती है, एक दूसरे से बहुत लगाव होती है ना। इनके कण जो बहुत संघन होते हैं, है ना। मान लीजिए कि जो इतना बड़ा ये है ना, इसमें जो कण है ना, इसमें जो कण है ये आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से पकड़े हुए हैं, इतना अच्छे से पकड़े हुए हैं इनका छूटना बड़ा मुश्किल है ना। इस वजह से अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि इसमें पकड़ जो होती है बहुत अधिक होता है। अगर वहीं पर बात कर ली जाए, हम लोग बात कर लेते हैं बलुई दोमट का। तो बलुई दोमट में होता है कि इसमें छोटा छोटा करके ऐसा पाया जाता है, इसमें पकड़ जो होता है बहुत ना के बराबर होती है ना। पकड़ इसमें ना ही के बराबर होती है, जिसकी वजह से इसमें पानी ठहर नहीं पाता और पानी का होल्डिंग या रुकाव नहीं हो पाता है। लेकिन जल को रोकने के लिए चिकनी मिट्टी बहुत ही बेस्ट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मृदा का अपेक्षित घनत्व, है ना। मृदा का अपेक्षित घनत्व सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी एक घन मीटर वस्तु के वजन तथा उसी आयतन के पानी के वजन के अनुपात को उस वस्तु को घनत्व कहते हैं। जैसे
अपेक्षित घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व, है ना। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किसी से मान लेते कि 1 घन मीटर का एक वस्तु है ना, वस्तु का वजन है ना, किसी घन मीटर का वजन का वस्तु और उसी आयतन का मतलब उसी साइज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि 1 घन का है जो भी, और ये भी 1 है ना। तो क्या करते हैं, एक साइज का हम लोग ले लेते हैं ना। जैसे ये क्या है, पहला है और ये दूसरा है ना। पहला क्या है, वस्तु है ना। वस्तु के जो भी ईट लिख देते हैं ना, ईट मतलब वस्तु, और यहाँ पे वाटर मतलब पानी। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, इन दोनों का अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। यहाँ पे ही बता रहे हैं। और नीचे बात करते हैं वो भूमि का अपेक्षित घनत्व 2 प्रकार की होती है, जो यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ये जो पहला है और ये दूसरा है, यही 2 प्रकार जो है अपेक्षित घनत्व के 2 टाइप्स हैं। पहला जो है निरपेक्ष अथवा वास्तविक अपेक्षित घनत्व, एब्सोल्यूट या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। यह किसी निश्चित आयतन वाले रंध्रावकाश रहित भूमि के ठोस भाग एवं पानी की संहतियों की तुलना निरपेक्ष अपेक्षित घनत्व कहलाती है। बल्कि देन दूसरा बात कर लेते हैं, जो आभासी अपेक्षित घनत्व जो है ना, ये जो है किसी निश्चित आयतन वाली भूमि की संहति तथा उसके अनुपात वाले ठोस पानी की संहति के अनुपात का आभासी अपेक्षित घनत्व होती है, और इसे मृदा का स्थूल घनत्व मतलब बल्क डेंसिटी भी कहते हैं, है ना। इसे बल्क डेंसिटी भी कहते हैं। तो इनका सूत्र जो है ना, आपको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखा दूँ। यहाँ पे जो पहला है ना, ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अपेक्षित घनत्व का सूत्र क्या है। अपेक्षित घनत्व का सूत्र है वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ये क्या है, अपेक्षित घनत्व है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो 2 प्रकार की होती है। पहला जो है निरपेक्ष अथवा वास्तविक अपेक्षित घनत्व, दूसरा जो है वो आभासी अपेक्षित घनत्व, है ना, अपरेंट स्पेसिफिक। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे पता है कि बल्क डेंसिटी का है ना सूत्र दिया हुआ है, मतलब मृदा का स्थूल घनत्व, है ना। मृदा का स्थूल घनत्व ये हमारा एक सूत्र है, और ये भी बहुत ही काम आती है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे काम आती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कुछ है, मृदा का स्थूल घनत्व मृदा सर्दनता यानी पोरोसिटी को प्रभावित करता है। जितना स्थूल घनत्व कम होगा उतने ही मृदा का संरचना अधिक होगी। लगभग 1.7 से 1.9 ग्राम प्रति घन सेमी स्थूल घनत्व के पर जड़ों का विकास रुक जाता है, और खनिज भूमि का अपेक्षित घनत्व 1.10 से 1.75 तक रुक जाता है। परंतु जबकि जीवांश मात्रा में भूमि में अधिक होती है, तो वास्तविक अपेक्षित घनत्व घटाकर 0.40 तक पहुंच जाता है। यहाँ पे चलिए मैं आप लोग को आगे इसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। उपयुक्त से स्पष्ट है कि सापेक्ष घनत्व रिलेटेड डेंसिटी का मृदा के भार से सीधा संबंध है कि बलुई दोमट मिट्टी का वजन 1.2 से 1.8 ग्राम घन सेमी होता है, जबकि चिकनी दोमट तथा सिल्ट दोमट मिट्टियों का भार 1.0 और 1.6 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है, और 1 एकड़ भूमि ऊपर 7 इंच मृदा का वजन 20 से 25 लाख पाउंड तक होता है। यहाँ पे कुछ समझना है आप लोगों को, है ना। ये जो दिया है कुछ इनको पढ़ लेना। और इसमें बताया गया है कि 1 एकड़ की भूमि की ऊपरी, है ना, जो 7 इंच मृदा का वजन, है ना, 20 से 25 लाख पाउंड होता है, जबकि 1 एकड़ फुट मिट्टी का वजन साधारणतः 30 से 45 पाउंड होता है।
इस डिफरेंट को समझना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो है इसके डिफरेंट बताया है भूमि में, है ना, इसकी इंच में, है ना, और यहाँ तक ये होती है इसकी, ठीक, यहाँ पे ये दिया गया है। बट यहाँ पे एक एकड़ फुट मिट्टी का वजन साधारणतः 30 से 45 क्या होता है 30 से 45 पाउंड होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मृदा का संशक्ति या षसन यानी सॉइल चेशन कणों को आपसी चिपकने की शक्ति या कणों के आपसी खिंचाव को ही मृदा संशक्ति कहते हैं, है ना। आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, मृदा के कणों को आपस में चिपकना, है ना। जैसे मान लेते कि मृदा कण है ना, मृदा कण वापस में जो ऐसे चिपक रहे हैं ना, इस टाइप का, ठीक है, ये इसका संशक्ति है और आपस में चिपकना ही क्या कहते हैं, मृदा का संशक्ति कहलाता है, जो कि क्लोराइड की अधिकता के कारण होती है। किसका अधिकता के कारण होती है, ये होती है क्लोराइड की अधिकता के कारण। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है कि मृदा आपस में अपने मतलब वापसी खिंचाव या फिर अपने में चिपकने की वजह क्या है और क्यों चिपकते हैं। तो इसका वजह सिर्फ ही है कि क्लोराइड्स की अधिकता अधिक होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ दी है, बातें करनी है। मृदा रूपता और मृदा संशक्ति की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है ना। ए सॉइल में बी प्लास्टिक विदाउट बीइंग चेसन बट इट कैन हार्डली बाय चेसन विल्ट, है ना, विल्ट बीइंग प्लास्टिक, अर्थात बिना शक्ति के भूमि में रूपता हो सकती है, लेकिन रूपता के लिए भूमि की संशक्ति अनिवार्य है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कहना क्या चाहती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मृदा संशक्ति को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इनके जो कुछ कारक हैं, जो इन कारक को हम लोग देख लेते हैं। इनके निम्न कारक जो है, पहला मृदा में जीवांश पदार्थ की अधिकता, है ना। अगर ये सब की मात्रा अधिक रहेगी तो इसको क्या करेंगे, मृदा संशक्ति को प्रभावित करेगी। दूसरा जो है मृदा के कणों का आकार। तीसरा जो है ना, भूमि के ऊंचा नीचा होना, जिसका असर भूमि के गीलेपन या सूखेपन पर असर पड़ता है, अर्थात भूमि में नमी की मात्रा। फिर चौथा बात कर लेते हैं भूमि का भूरापन। देन पांचवा बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लोराइड पदार्थ की मात्रा, है ना। इसको भी मृदा संशक्ति को प्रभावित करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आठवां टॉपिक जो है ना। आठवां टॉपिक यहाँ पे अब अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो मृदा का आसंजन है ना, मतलब यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, मतलब सॉइल असेशन, है ना। मृदा के एक समान अभिलेक्षणों वाले पदार्थ के बीच आकर्षक है, जबकि आसंजन असमान अभिलक्षणों वाले पदार्थ के बीच आकर्षक को कहते हैं, है ना। जैसे मृदा का कण का जल अणु के प्रति आकर्षक होती है। मृदा में जल गुरुत्व बल के विपरीत इस गुण के कारण बना रहता है। मृदा में विभिन्न आर्द्रता के अंश की मात्रा, मृदा गठन संरचना, मृदा का चिपचिपापन, सूक्ष्मता या प्लास्टिसिटी आदि मृदा के भौतिक गुणों को निर्धारित करती है। यहाँ पे कुछ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट बताए हैं। जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक समान के जो अभिलक्षण वाले पदार्थ जो होते हैं ना, वो बीच के आकर्षक है ना। क्या होता है कि बीच में क्या होता है कि आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, जबकि आसंजन असमान अभिलक्षण वाले पदार्थ में बीच के आकर्षक को ही क्या कहते हैं, बीच के आकर्षक को ही मृदा का आसंजन कहते हैं। और जैसे इसके कुछ है, जैसे मृदा का कण जल अणु को प्रति आकर्षक होता है, और मृदा में जल गुरुत्व बल के विपरीत इसी के कारण बना रहता है।
मतलब यहाँ बोला है कि मृदा और जल गुरुत्व बल के विपरीत जाती है ना। क्योंकि मृदा के नीचे क्या जाती है, जल जाती है, जो कि गुरुत्व बल के कारण बना रहता है। क्योंकि गुरुत्व बल क्या करता है, नीचे जाती है ना। गुरुत्व बल के कारण क्या होता है, पानी नीचे जाता है। अगर मान लीजिए कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, यहाँ पे कुछ फल है, जैसे कि मान लीजिए कि आम ही है, आम इस टाइप से फला हुआ है। तो ये जो आम अगर नीचे गिरता है ना, यहाँ पे नीचे, उसका गिरने की वजह है कि गुरुत्व बल के कारण ही नीचे गिरता है। अगर गुरुत्व बल नहीं होती तो आम नीचे नहीं आता, वो ऊपर के ऊपर ही रहता, क्यों ना वो ताने से टूट जाता। तो इसका वजह यही है कि गुरुत्व बल के कारण वह नीचे चला जाता है। इसके बाद बात करते हैं नामा मृदा और ताप, मृदा ताप और मृदा का तापक्रम, सॉइल हीट एंड सॉइल टेम्परेचर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे समझना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में कुछ कुछ डिफरेंस होती है जो हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। मृदा ताप और मृदा तापक्रम बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मृदा ताप का मतलब सॉइल हीट, बट मृदा तापक्रम मतलब मृदा का टेम्परेचर। तो इसी के बारे में यहाँ क्लियर किया गया है। तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण ऊष्मा को ताप कहते हैं, है ना। मृदा में अगर ऊष्मा यानी जितने भी गर्मी है ना, गर्मी की ऊष्मा कहते हैं, ताप कहते हैं, हीट बोलते हैं, जो जो अधिकांश रूप में सूर्य से प्राप्त होता है। और सबसे हीट हमारे पूरे यूनिवर्सल में क्या है, पूरे विश्व में से सबसे ज़्यादा हीटिंग वाला, हीट करने वाला तो है सूर्य, और सबको सूर्य से ही प्राप्त होता है हीटिंग वाला। जबकि मृदा तापक्रम का अर्थ है कि मृदा कितने सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट तक गर्म है ना। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपने शायद पढ़ा ही होगा, शायद आपको पता होगा कि डॉक्टर के पास एक मीटर होती है ना। एक जो मीटर होती है कुछ इस टाइप का होती है, और यहाँ पे कुछ रहता है, इसे इंसान को चेक करने के लिए यहाँ रहता है। उसको टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। कोई सेल्सियस के लिए होता है ना, तो कोई फ़ारेनहाइट के लिए होता है। दोनों एक ही काम करता है, लेकिन खासकर सेल्सियस से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फ़ारेनहाइट जैसे खेती करने के लिए भी ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे मृदा से, यानी मृदा ताप से अंकुरण, पौधा की वृद्धि, पकवार आदि सभी अवस्थाएं सीधी प्रभावित होती है। अतः यह एक स्थायी गुण है जो प्राय जीवांश पदार्थ तथा अन्य पदार्थ की मात्रा पर निर्भर होता है। नाइट्रिफिकेशन की क्रिया के लिए 40 डिग्री सेल्सियस औसतन तापक्रम चाहिए तथा बीजों का अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और गेहूं की बुआई के लिए समय 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, और सरसों की बुआई के लिए या सरसों के लिए 25 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृदा का ताप अंकुरण, पौधे की वृद्धि तथा जीवाणु की क्रिया के लिए आवश्यक है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट को अंडरलाइन करने वाला हूँ, तो इनको समझना है ना। जो नाइट्रिफिकेशन का होता है कार्य है ना, नाइट्रिफिकेशन होता है ना, नाइट्रिफिकेशन के लिए कितना चाहिए 40, अंकुरण के लिए, बीजों का अंकुरण के लिए कितना चाहिए 25 से 30, गेहूं की बुआई के लिए कितना चाहिए 21, और सरसों की वो के लिए कितना चाहिए तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हर एक फसल का एक एवरेज उनका टेम्परेचर होता है, एक तापक्रम होता है, कुछ तापक्रम में उनका जो अंकुरण है बहुत अच्छा होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मृदा का वर्गीकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा कितने प्रकार की है ना। चलिए आज मृदा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात कर लेते हैं। मृदाओं का वर्गीकरण निम्न 3 प्रकार से किया गया है। पहला जो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है मृदाओं का जनिक वर्गीकरण, जेनेटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देन सेकंड में बात की जाए तो सेकंड में जो दिया गया है मृदाओं का भूविज्ञानिक वर्गीकरण, मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देन थर्ड का बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो थर्ड जो है वो है मृदा के
गठन के आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण यानी टेक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी इनके आकार के अनुसार किया गया है। चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार मृदाओं का वर्गीकरण यानी इंटरनेशनल सिस्टमेटिक ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। तो चलिए इनका आज हम लोग एक एक डिटेल से बात कर लेते हैं। ये जो इन चारों पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पास पहला टॉपिक आ चुकी है और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। पहला टॉपिक जो है मृदाओं का जननांग वर्गीकरण जेनेटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मृदाओं के उद्भव के आधार पर मृदाओं के निम्न 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला जो है तापजनक मृदाएं। कुछ ऐसे मृदाएं हैं जिसमें कि ताप उसमें होती है, जिसको थर्मल जेनेटिक्स भी कहते हैं, थर्मोजेनिक्स सॉइल। मृदा ताप प्रभाव में सिलिकेट खनिजों के अपघटन की फलस्वरूप निर्मित मृदाओं को तापजनक मृदाओं की संज्ञा दी जाती है। इसमें जीवांश की कमी होती है और लेटेराइट, पीले व लाल रंग दोमट मृदाएं इस वर्ग के अंतर्गत आती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह बताया गया है कि तापजनक मृदाएं जो हैं, है ना, जो थर्मोजेनिक सॉइल, इसमें उच्च ताप प्रभाव में सिलिकेट खनिजों के अपघटन से क्या हुआ है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए तापजनक मृदाओं की संज्ञा दी जाती है। इसमें जीवांश की मात्रा कम होती है क्योंकि ये अधिक ताप की वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसमें जीवांश की मात्रा कम होती है क्योंकि इसमें ना कुछ सड़ीगली पदार्थ नहीं होती है, बल्कि पत्थरें और चट्टान होती है जो कि अधिक ताप की वजह से धीरे धीरे ये मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और खासकर इसके रंग जो है लेटेराइट, पीले व लाल रंग दोमट मृदाएं इसी वर्ग में आती है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड में हम लोग हेलोजेनिक्स मृदाएं, है ना। वे मृदाएं जिनमें सोडियम के घुलनशील अवरोधों की मात्राएं अधिक होती है, उन्हें हेलोजेनिक मृदाओं की संज्ञा दी जाती है। इनको हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पे हम लोग के यहाँ टॉपिक आ जाता है हाइड्रोजेनिक, है ना। तीसरा क्या जो है हाइड्रोजेनिक सॉइल। ये अत्यंत ठंडे वातावरण में बनी जीवांश बहुल मृदाएं इस वर्ग में आती है, जो टुंड्रा क्षेत्र में विकसित मृदाएं इसके उदाहरण हैं। हाइड्रोजन से खुद क्लियर है, हाइड्रो मतलब ये खासकर जो ठंडी जगह जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, जो इनके उदाहरण है। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा जो है पादपजनक मृदाएं, है ना, जो पैंटोजेनिक सॉइल। कम और शीतोष्ण जलवायु टेम्परेचर क्लाइमेट में निर्मित हुई मृदाएं इस वर्ग के अंतर्गत आती है और इसमें जीवांश पदार्थ की अधिकता होती है क्योंकि इसमें पेड़ पौधे और कई सारे कैसे सड़ने गलने की वजह से इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा जो होती है अधिक पाई जाती है, जैसे कि पाटजालस मृदाएं, है ना, जिनके कुछ वर्ग दिए गए हैं। से फर्स्ट सेकंड हम लोग यहाँ पे सेकंड टॉपिक आ गया है जो जियोलॉजिकल, है ना, जो यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया गया है। वो तो था फर्स्ट वर्गीकरण, जो आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये था मृदाओं का जेनेटिक, है ना। जेनेटिक मतलब उनके जेनेटिक्स के अनुसार, बट यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं आप मृदाओं का साइंटिस्ट के द्वारा वर्गीकरण, है ना। साइंटिस्ट जो इसका वर्गीकरण किया है आज हम लोग उसका पढ़ने वाले हैं। तो भूवैज्ञानिक वर्गीकरण की रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की गई है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे सोइल है और सोइल की तलचट्टी मृदा है, वाहियत, है ना, जो वाहियत मृदा है,
इसके नीचे आ जाती है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे। इन मृदाओं का निर्माण मूल स्थान पर होता है ना, जैसे ए है और ये जो दोनों मृदाएं हैं इनका निर्माण जो है ये मूल स्थान पर होता है। जैसे अवशिष्ट मृदाएं है ना, रेसिडल्स सोइल, यह मृदाएं मूल स्थान पर अवशिष्ट पदार्थ से बनती है। देन सेकंड बात में कार्बनिक पदार्थ मृदाएं जो कोमुसलोज, यह मृदाएं मूल स्थान पे ही बनता है और इनमें जीवाश्म पदार्थ की जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें यह होता है पहला वाला जो है ना, पहला जो यहाँ पे दिया गया है जो पहला है, और ये दूसरा। पहला में यह होता है कि यहाँ जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो फेंका जाता है उनके द्वारा यहाँ मिट्टी का निर्माण होता है। बट कार्बनिक पदार्थ है जहाँ सड़ने गलने वाले चीज़, चाहे सब्जी, घर की कचरा और पेड़ पौधे की गलने की वजह से कार्बनिक पदार्थ के निर्माण होती है। खासकर ये जंगली एरिया में भी इस मिट्टी का निर्माण अधिक होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो हिमानी है ना, ये क्या है हिमानी, या मालवे मृदा या जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और समुद्री मृदा भी इसी के अंतर्गत क्या होती है, आती है। तो हम लोग नीचे पढ़े थे अपशिष्ट और कार्बनिक। तो यहाँ पे कार्बनिक के आधार पर दो आती है यहाँ से, है ना। यहाँ पे दो टाइप्स की होती है। पहला जो है पीट मृदाएं है ना, इसमें पेड़ पौधे के तने और पत्तियों की अर्धसड़ी अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार की मृदाएं दलदली जगहों में पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेड़ पौधे आदि अधिक के या तो जंगली एरिया में अधिक पाई जाती है। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पे मक मृदा, यानी इसमें सड़े हुए जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इस प्रकार में मृदाएं भी दलदल स्थानों में पाई जाती है। मतलब इसमें जीवांश का मतलब कुछ जीव है ना, यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ जीव की मृत्यु के कारण इस मिट्टी का जो निर्माण होता है। इसके बाद तीसरा बात करते हैं गठन के आधार पर, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, है ना, उन्हें स्ट्रक्चर के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया हुआ है। भूमि में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के कण समूह का प्रतिशत मात्राओं के आधार पर मृदाओं को निम्न 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है बलुई यानी सैंडी सॉइल, बलुई मृदा। सेकंड है दोमट सॉइल यानी लोइम सॉइल। देन थर्ड बात कर लेते हैं ये जो है मृत्तिका बहुल सॉइल यानी क्ले सॉइल, है ना। ये जो है इनकी 3 टाइप्स हैं जो इनके गठन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है या स्ट्रक्चर के आधार पर। इनके कुछ पहला टॉपिक आ जाता है पढ़ने के लिए, है ना। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। इन मृदाओं में रेत की मात्रा 60% से अधिक होती है और इन्हें हल्का मृदाओं यानी लाइट सोइल की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि इसमें प्रतिरोध शक्ति कम होती है। इसके मुख्य वर्ग जो है नीचे दिया गया है। यहाँ पे 2 वर्ग दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। पहला जो है रेत यानी सैंड, देन सेकंड दिया गया है दोमट रेत यानी लोम सैंड। देन इसके बाद दोमट की बात कर लेते हैं। तो दोमट के कुछ टाइप्स हैं और उनके कुछ प्रकार दिए हुए हैं। इन मृदाओं में रेत, सिल्ट और मृत्तिका कणों के इस प्रकार मिश्रण होती है ताकि भारी और हल्की मृदाओं के गुण लगभग समान अनुपात में पाए जाते हैं। जो मृदा जो होती है यहाँ पे भारी और हल्का दोनों जैसी होती है। अब साइज में डिफरेंट हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों है ना, दोनों मृदाएं हैं लेकिन कोई भारी भी हो सकता है, कोई भारी भी और कोई हल्का भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला जो है दोमट है ना, पहला जो क्या है दोमट है। देन सेकंड सिल्ट दोमट। देन थर्ड जो है रेतीली मृत्तिका यानी सैंडिल लोम, लोम। देन सेकंड फोर्थ बात कर लेते हैं मृत्तिका
मैं क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे मृतिका है, देन ये सदी मृदा है, यानी स्लेटी क्ले। देन यहाँ पे छठवा जो आ जाता है वो रेतीली दोमट, है ना, रेतीली दोमट आती है इसके अंतर्गत। चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं। और मृतिका बहुल मृदाएं, क्ले सोइल, इस मृदाओं में मृदा कणों की मात्रा कम से कम 35 से प्रतिशत और बहुधा 40, है ना, 40 से 100% पाई जाती है। भारतीय मृदाओं यानी हैवी सॉइल की संज्ञा भी इसे दी जाती है क्योंकि इनमें प्रतिरोधक की जो शक्ति है अधिक होती है। इनके प्रमुख इनके वर्ग में दिया हुआ है। यहाँ पे 3 वर्ग यहाँ नीचे दिया गया है जो आपको क्लियरली मेंशन कर दिया हूँ। रेतीली मृतिका जो सैंडी क्ले, देन सेकंड में है सैदी मृतिका स्लेटी क्ले, और देन थर्ड है मृतिका क्ले। तो आज यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इनके कुछ तरीका हैं और इनके रेत के आकार के साइज के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊं, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, मृदा वर्गीकरण यह प्रणाली मुख्यतः मृदा के संतरों के अभिलक्षणों यानी कैरेक्टर ऑफ सॉइल हॉरिजॉन्टल्स के आधार पर आधारित है। यह अभिलक्षण मृदाओं के निर्माण कारकों और प्रक्रमों के फलस्वरूप विकसित होते हैं। वर्गीकरण के कई सत्रों पर होता है, पर जिन्हें क्रमशः यानी ऑर्डर पर और उप ऑर्डर पर और यानी ग्रुप, उप ग्रुप और कुल यानी श्रेणी तथा प्रवस्था की संज्ञा भी इसे दी जाती है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ बताया नहीं है। ऐसी मृदाएं जो अच्छे जल निकास वाली मृदाएं जो द्रव्य से विकसित होती है और जिनकी परिस्थितिकाएं वातावरण के साथ समय बनाए रखती है, उन्हें जोनल सोइल की संज्ञा भी दी जाती है, जो पड, जालस और लैटेराइट आदि इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनके मुख्य उदाहरण भी यही हैं। यह सेकंड कुछ पॉइंट दिए हैं जिनको पढ़ लेते हैं। इस पाठ्य की परिशिष्टिकाओं वाले ये मृदाएं जिनकी गुण धर्म जलवायु और वनस्पति की अपेक्षा अमूल द्रव्य से अधिक प्रभावित होते हैं, इन्हें इंट्राजोनल सॉइल की संज्ञा भी दी जाती है। और लवणीय मृदाएं, जैविक मृदाएं और ग्रुप वाटर लैटेराइट इस वर्ग मृदाओं के कुछ उदाहरण भी हैं। थर्ड बात करते हैं जिन मृदाओं में परिपक्वता या मूल द्रव्य की परिस्थितियाँ अथवा मृदाओं निर्माण में अचड़ के रूप में अत्यधिक ढलान के कारण मृदाओं परिस्थितिकाएं यानी सॉइल प्रोफाइल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। फिर यहाँ पे आ जाती है नया टॉपिक जो छत्तीसगढ़ की मृदाओं का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। इनको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।